हेलो बच्चों, वेलकम टू फिनिक्स ईडीयू। हम न्यूटन्स लॉ का सेकंड वीडियो लेक्चर, सेकंड इंटरेस्टिंग वीडियो लेक्चर। फर्स्ट लेक्चर में देखा था न्यूटन्स फर्स्ट लॉ क्या होता है, उसका क्या सिग्निफिकेंस है। फर्स्ट लॉ बताता है कि एवरीबॉडी वांट टू स्टे इन इट्स इनिशियल कंडीशन, है ना। जैसे हम लोग भी उठना नहीं चाहते सुबह, है ना, आराम करना चाहते हैं। ये इनिशियल कंडीशन आपकी टेंडेंसी है, लेकिन दुनिया की टेंडेंसी क्या है? परिवर्तन ही संसार का नियम है। जब एक्सटर्नल फोर्स लगती है, जैसे मम्मी आपको लात मार के उठाती है, तो आपको उठना ही पड़ता है। देन हमने पढ़ा था मोमेंटम, व्हाट इज़ मोमेंटम, हाउ इज़ इट इम्पॉर्टेंट। देन मोमेंटम चेंज के कुछ क्वेश्चंस किए थे, न्यूटन सेकंड लॉ डिफाइन किया था, उसके भी कुछ क्वेश्चंस किए थे। आज उसी लेक्चर सीरीज को कंटिन्यू करते हुए कुछ और क्वेश्चंस करेंगे, कुछ PYQs भी लेंगे, कुछ इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस लेंगे एंड न्यूटन्स थर्ड लॉ को भी कंप्लीट करेंगे। आज न्यूटन्स थर्ड लॉ को समझेंगे, उसके क्वेश्चंस भी एक दो क्वेश्चंस करेंगे हम लोग। सो लेट्स बिगिन। सो हमारा एक क्वेश्चन है, ए पार्टिकल मूव्स फ्रॉम पॉइंट, इनिशियल पोजीशन दिया हुआ है आपका, आर इनिशियल दिया है 2i कैप 4j कैप प्लस 4j कैप। ये JEE मेंस 2019 में आया हुआ क्वेश्चन है। ओके, एट t इक्वल 0 विथ इनिशियल वेलोसिटी दिया हुआ है, इनिशियल वेलोसिटी दिया है 5i कैप प्लस 4j कैप। एक्टेड अपॉन बाय कांस्टेंट फोर्स, फोर्स कांस्टेंट बोला गया है तो अच्छी बात है हमारे लिए। एक्सेलरेशन भी कांस्टेंट हो जाएगा, अगर फोर्स कांस्टेंट है m इंटू ए में m तो कांस्टेंट होता ही है, एक्सेलरेशन भी कांस्टेंट हो गया तो फोर्स कांस्टेंट में एक्सेलरेशन कांस्टेंट वाला है, मतलब इक्वेशन ऑफ यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन v इक्वल u प्लस at s इक्वल ut प्लस हाफ a t स्क्वायर v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर 2s, इन चीज़ों को ये अप्लाई कर सकते हैं। इंडायरेक्टली ये बोल रहा है एक्सेलरेशन दिया हुआ है आपको 4i कैप प्लस 4j कैप। व्हाट इज द डिस्टेंस ऑफ द पार्टिकल फ्रॉम द ओरिजिन। ध्यान रखना, लाइन में डिस्टेंस पूछा गया ओरिजिन से, तो पहले फाइनल पोजीशन ढूंढो और वहाँ से ओरिजिन का डिस्टेंस बताइए, वहाँ से ओरिजिन का डिस्टेंस बताइए। तो यहाँ पर आर, आपको जो डिस्प्लेसमेंट वाला फॉर्मूला होता है वो चेंज इन पोजीशन बताता है, चेंज इन पोजीशन बताता है। तो डिस्प्लेसमेंट को मैं लिख सकता हूँ ऑलवेज आर फाइनल माइनस आर इनिशियल। ओके, और इसका फॉर्मूला यहाँ पर यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के लिए, ओके, वी इनिशियल टी प्लस यू हाफ ए टी स्क्वेयर, ये फॉर्मूला हम यूज़ कर सकते हैं। तो हमको आर फाइनल आ गया तो डिस्टेंस उसका ओरिजिन से निकल जाएगा। तो आपका इनिशियल कोऑर्डिनेट यहाँ पर कहीं पर है 2 और 4 में, x में 2 है, y में 4 है, ये आपका आर इनिशियल। यहाँ पर आपका आर फाइनल कहीं ना कहीं आ जाएगा। तो आपको ये वाला लेंथ बताना है, आपको ये वाला लेंथ बताना है, ये इज़ द टारगेट, है ना। तो पहले तो आर फाइनल निकाल लेते कोऑर्डिनेट्स। तो आर फाइनल माइनस इसको 2i कैप प्लस 4j कैप लिख दो यहाँ पर, इज इक्वल टू वी इनिशियल मतलब 5i कैप प्लस 4j कैप इंटू टाइम कितना है, कौन से टाइम के लिए पूछा गया बेटा, 2 सेकेंड के लिए पूछा गया। फाइंड फाइनल पोजीशन है 2 सेकेंड्स, एट 2 सेकेंड्स, तो 2 सब्स्टिट्यूट कर दे यहाँ पर, प्लस 1/2 इंटू एक्सेलरेशन लिख दो यहाँ पर 4i कैप प्लस 4j कैप इंटू 2 का स्क्वेयर, स्क्वेयर में से एक 2 कट जाएगा तो आप इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए। ये आ रहा है 10i कैप, ये आ रहा है 8j कैप, यहाँ पर आ रहा है आपका 4 2 ज़ार 8i कैप या 4 2 ज़ार 8j कैप। तो आप देख सकते हो ये -2 उधर जाके +2 हो जाएगा, तो ये आपका 18 + 2 20 हो जाएगा, 20i कैप। ये -4 उधर जाके +4 हो जाएगा, 16 + 4 20 हो जाएगा, 20j कैप। ये आपका फाइनल पोजीशन है आपका, ये फाइनल पोजीशन कोऑर्डिनेट आ गया आपका 20, ये आपके कोऑर्डिनेट आ गए। तो डिस्टेंस की वैल्यू आ जाएगी √20 स्क्वायर प्लस 20 स्क्वायर, है ना। ये आपका आंसर हो जाएगा 20 स्क्वायर प्लस 20 स्क्वायर 20√2। 20√2 अपना ऑप्शन नंबर 1 से मैच हो रहा है, तो ये आपका ऑप्शन नंबर 1 से मैच होगा। 20√2 मीटर्स, 20√2 मीटर्स। तो बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन जो काइनेमेटिक्स को भी रिकॉल कराता है आपको, और बेसिक फोर्स का फंडा है, इसमें कुछ भी नहीं है, F इक्वल टू m इंटू ए, है ना। तो यहाँ पर पोजीशन चेंज हाफ इन एंड काइनेमेटिक्स ज़्यादा लग रही है। फोर्स कांस्टेंट से हमको पता लगा एक्सेलरेशन भी कांस्टेंट है, बस इतना ही हिंट था इसके अंदर, है ना। आपको याद रखना फोर्स कांस्टेंट है तो एक्सेलरेशन भी कांस्टेंट होगा। चलो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। ये भी बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, मोर ऑफ काइनेमेटिक्स क्वेश्चन रेदर देन NLM, बट NLM में दिया हुआ है तो हम लोग NLM में इसको सॉल्व कर रहे हैं। ये आपका AI-EEE 2010 में आया हुआ है। तो एक ट्राइंगल ऐसा है एट एन एंगल 60 डिग्रीज,
यहाँ पर ब्लॉक ए रखा हुआ है, ओके। तो इसका ये कंपोनेंट आपका जी साइन, इसका जो एक्सेलरेशन होता है अलोंग द सरफेस वो होता है जी साइन थीटा, तो जी साइन 60 होता है, जी साइन 60, ये आपका एक्सेलरेशन ऑफ ए है। ऐसे बी वाला जो है वो कम एंगल पे 30 डिग्री पे ही है, बी ब्लॉक, उसका एक्सेलरेशन हो जाएगा जी साइन 30, ये आपका एक्सेलरेशन ऑफ बी हो गया अलोंग द सरफेस। अब पूछ रहा है इन दोनों का रिलेटिव एक्सेलरेशन इन वर्टिकल डायरेक्शन, पूछ क्या रहा है, व्हाट इज द रिलेटिव वर्टिकल एक्सेलरेशन ऑफ ए विथ रेस्पेक्ट टू बी, मतलब एक्सेलरेशन ऑफ ए विथ रेस्पेक्ट टू बी इन वाई डायरेक्शन, ये पूछ रहा है। मतलब ए एक्सेलरेशन ऑफ ए इन वाई डायरेक्शन माइनस एक्सेलरेशन ऑफ बी इन वाई डायरेक्शन। तो पहले तो एक्सेलरेशन ऑफ ए और बी वाई डायरेक्शन में निकालना पड़ेगा। तो देखो अगर यहाँ 60 है तो यहाँ एंगल हो जाएगा 30, यहाँ 30 है तो यहाँ एंगल हो जाएगा 60। तो पहले तो इन दोनों का फ्री बॉडी डायग्राम, ये वर्टिकल लाइन है तो 30 डिग्री पे ए आ रहा है, एक्सेलरेशन ऑफ ए आ रहा है 30 डिग्री पे। ऐसे ही मैं दूसरा कलर लेके इसको बताऊं तो एक्सेलरेशन ऑफ बी आ रहा है 60 डिग्री पे, ओके। अब दोनों का वर्टिकल कंपोनेंट लेना है और सेपरेट करना है। तो यहाँ पर एक्सेलरेशन ऑफ ए इन वाई डायरेक्शन मतलब हो गया एक्सेलरेशन ऑफ ए इंटू कॉस 30 हो जाएगा माइनस एक्सेलरेशन ऑफ बी इंटू कॉस 60 हो जाएगा, एक्सेलरेशन ऑफ बी इंटू कॉस 60 हो जाएगा। तो ये लाइन को ध्यान रखना है, हमको वर्टिकल डायरेक्शन पर रिलेटिव वेलोसिटी लेनी है। तो एक्सेलरेशन ऑफ ए इंटू कॉस 30 माइनस एक्सेलरेशन ऑफ बी इंटू कॉस 60। तो यहाँ पर हम लोग इसको सॉल्व करते हैं तो ये हो जाएगा एक, ये कितना है जी साइन 60, जी साइन 60 इंटू कॉस 30 माइनस बी कितना है जी साइन 30, जी साइन 30 इंटू कॉस 60। तो ये आपको √3/2 इंटू √3/2 3/4 दिखेगा। तो ये 3/4 इंटू जी हो जाएगा, बिकॉज साइन 60 √3/2 है, कॉस 30 भी √3/2 है। सिमिलरली यहाँ पर साइन 30 और कॉस 60 दोनों ही 1/2 है, तो g/4 दिखेगा यहाँ पर माइनस g/4। तो 3/4 माइनस 1/4 1/2, 4 कॉमन करो, 3 माइनस 1 2, 2/4 इज 1/2। तो ये g/2 आंसर आ जाएगा एक्सेलरेशन ऑफ ए विथ रेस्पेक्ट टू बी इन वाई डायरेक्शन, एक्सेलरेशन ऑफ ए विथ रेस्पेक्ट टू बी इन वाई डायरेक्शन। एक्सेलरेशन ऑफ ए बी रिलेटिव में होता है ए, एक्सेलरेशन ऑफ ए माइनस एक्सेलरेशन ऑफ बी, ये वाई डायरेक्शन के कॉम्पोनेंट्स भी पूछ रहा है। तो आपका आंसर है g/2, g/2 किस डायरेक्शन में, डाउनवर्ड्स। तो 4.9 वर्टिकल डायरेक्शन, ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर है इसका, ऑप्शन नंबर 1 g/2 डाउनवर्ड्स, g/2 डाउनवर्ड्स 4.9 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, जी 9.8 लिया हो तो 4.9 हो जाएगा आधा उसका। तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है जो AIEEE 2010 में आया हुआ है, ओके। ऐसे ही हम लोग कुछ नीट के क्वेश्चन भी सॉल्व करेंगे, तो इसको नोट कर लीजिए, बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, मोर ऑफ काइनेमेटिक्स रिलेटिव मोशन का क्वेश्चन है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, इसको पॉज करके नोट कर सकते हो आप, है ना। क्वेश्चन क्या दिया समझ में आना चाहिए आपको। पूछ रहा है कि एक्सेलरेशन ऑफ ए और बी का वाई कंपोनेंट का रिलेटिव वेलोसिटी, रिलेटिव एक्सेलरेशन, ओके। तो पहले तो कंपोनेंट्स ले लो, वाई में आता है जी साइन 60 और जी साइन 30, और एक्स में आता है नॉर्मल रिएक्शन जो जी कॉस 60 के बराबर या 30 के बराबर होगा, है ना। तो हम लोग नॉर्मल रिएक्शन में नहीं जा रहे, हमको सिर्फ इस डायरेक्शन से मतलब है, ओके। ये फुटबॉल प्लेयर इज मूविंग साउथ, ये फुटबॉल प्लेयर किधर जा रहा है, देखो आपके डायरेक्शन ये होते हैं, ये साउथ, ये नॉर्थ, ये ईस्ट, ये आपका वेस्ट। तो पहले फुटबॉल प्लेयर किधर जा रहा है, साउथ में जा रहा है, तो पहले साउथ में जा रहा था ऐसे, ओके। देन टर्न्स टुवर्ड्स ईस्ट, ये नी 2020 ईस्ट में टर्न किया, ओके, विद द सेम स्पीड। अगर ये वी से जा रहा था, ये भी वी से टर्न लिया उसने, बट ये डायरेक्शन चेंज हुए, याद रखना। देन द फोर्स एक्टिंग ऑन द बॉडी, अब फोर्स होता है मोमेंटम चेंज। तो देखो आपका इनिशियल वेलोसिटी इधर था, ये फाइनल वेलोसिटी है, तो वी इनिशियल आपका है वी जे कैप विथ माइनस साइन, और वी फाइनल आपका है वी आई कैप है, याद रखना। तो एफ इज बेसिकली डेल्टा पी बाई टाइम, ओके। तो मोमेंटम चेंज जब लिखोगे, मास अपॉन टाइम तो बाहर निकाल सकते हो, वेलोसिटी फाइनल वी इनिशियल हो गया, इनिशियल कितना है माइनस वी जे कैप, वी जे कैप। तो आप देख सकते हो m/t, वी कॉमन करो, आई कैप प्लस जे कैप दिख रहा है।
आई कैप प्लस जे कैप का मतलब क्या हुआ, आई कैप होता है एक्स में, जे कैप होता है वाई में। तो मोमेंटम में इस डायरेक्शन को रिवर्स किया, टेक्निकली वेलोसिटी का चेंज लिखते हैं, तो वेलोसिटी का चेंज होता है डायरेक्शन, तो इसका डायरेक्शन उल्टा कर दो तो ये ऐसे हो जाएगा और इसका रिजल्टेंट इस डायरेक्शन में आएगा, रिजल्टेंट इस डायरेक्शन में आएगा। तो ये डायरेक्शन हम लोग क्या बोलेंगे, ये ईस्ट है, ये नॉर्थ है, तो बीच में आ रहा था नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ ईस्ट इसका आंसर हो जाएगा। तो अलोंग नॉर्थ ईस्ट, ऑप्शन नंबर 2। सो फोर्स इज एक्टिंग अलोंग आई कैप प्लस जे कैप, बट इज अलोंग नॉर्थ ईस्ट, अलोंग नॉर्थ ईस्ट। तो ये आपका डायरेक्शन होगा, बिकॉज इनिशियल वेलोसिटी ऐसी थी, फाइनल वेलोसिटी ऐसी है, तो आपके बॉडी पे फोर्स जो लगेगा वो ऐसे लगेगा, है ना। मोमेंटम चेंज लिखना होता है, मोमेंटम चेंज लिखना होता है। मोमेंटम चेंज में मास कांस्टेंट है, तो वेलोसिटी का चेंज का डायरेक्शन ही आपका फोर्स का डायरेक्शन होगा। ओके, बेसिकली एक्सेलरेशन का डायरेक्शन, वेलोसिटी बदलने का रेट ही एक्सेलरेशन है। सो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। ये भी अच्छा क्वेश्चन, ये आया हुआ है AIPMT 2006 में। तो मोमेंटम चेंज के बेस पर क्वेश्चन है। ये बॉल ऑफ मास 0.5 kg, मास कितना दिया है 0.5 किलोग्राम्स, मूविंग विद स्पीड ऑफ 12 मीटर पर सेकेंड, 12 मीटर पर सेकेंड स्पीड से जा रहा है। स्ट्राइक्स ऑन द वॉल एट एंगल 30 डिग्रीज, वॉल के साथ 30 डिग्री से है, तो लाइन ऑफ इम्पैक्ट आपका ये होता है, लाइन ऑफ इम्पैक्ट आपका ये होता है। तो इसके साथ 60 डिग्रीज बना रहा है, इसके साथ 60 डिग्री बना रहा है। तो हम लोग जो cos थीटा लेते थे वो लाइन ऑफ इम्पैक्ट के साथ लेते थे एंगल, याद रखना। 30 लेके का आंसर करोगे आंसर गलत आ जाएगा। ओके, रिफ्लेक्टेड विद द सेम स्पीड, रिफ्लेक्टेड विद द सेम स्पीड, तो V इनिशियल V फाइनल मैग्नीट्यूड में सेम है। ओके, एंड एट द सेम एंगल, सेम एंगल से जा रहा है, मतलब ये भी 60 डिग्री से है। ओके, इफ द बॉल इज इन कॉन्टैक्ट फॉर 0.25 सेकेंड्स, यहाँ पर जो कॉन्टैक्ट टाइम है वो 0.25 सेकेंड्स है। ओके, 0.25 है, 1/4 सेकेंड है, 1/4 सेकेंड कॉन्टैक्ट में है। एवरेज फोर्स एक्टिंग ऑन द बॉल, तो फोर्स पूछा गया है, तो फोर्स निकालने के लिए मोमेंटम चेंज अपॉन टाइम, मोमेंटम चेंज अपॉन टाइम। तो फोर्स इज डिफाइंड एज रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, आप मास इंटू एक्सेलरेशन से कर सकते हो, एक्सेलरेशन निकालेंगे वेलोसिटी का चेंज अपॉन टाइम ही ले रहे हो। तो यहाँ पर मैं डायरेक्ट मोमेंटम चेंज, तो हमने एक कॉन्सेप्ट सीखा हुआ था कि अगर एंगल पे आता है सेम स्पीड से रिबाउंड होता है तो 2mv cos थीटा हो जाएगा, बिकॉज अलोंग द सरफेस, अलोंग द सरफेस मैं वापस याद करा दूँ, मोमेंटम चेंज नहीं होता, परपेंडिकुलर टू सरफेस और अलोंग द लाइन ऑफ इम्पैक्ट ही मोमेंटम चेंज होता है। तो ये लाइन ऑफ इम्पैक्ट है जिस डायरेक्शन में मोमेंटम चेंज होने वाला है, और इस डायरेक्शन में मोमेंटम चेंज नहीं होगा। इस पॉइंट को हम लोग वापस रिकॉल कर रहे हैं जो लास्ट क्लास में पढ़ा हुआ था। तो यहाँ पर मोमेंटम चेंज 2mv cos थीटा बाई टाइम लिख देंगे। मास कितना दिया है 0.5 kg, 2 इंटू 0.5 इंटू वेलोसिटी कितनी दी है आपको 12, वेलोसिटी दी है 12 मीटर पर सेकेंड। cos थीटा, cos 60 लेना है, 30 नहीं लेना है, याद रखना। 30 विद द सरफेस है, हमको अलोंग द नॉर्मल लेना है एंगल्स, तो cos 60 हो जाएगा। बाई टाइम इंटरवल है आपका 0.25, तो आप देख सकते हो 0.25 जाता है 2 बार 0.5 में। ओके, 2 2 ज़र 4, 4 इंटू 12 48 इंटू cos 60 is 1/2, दैट इज़ 24। तो ये आपका फोर्स हो जाएगा 24 न्यूटन। 24 न्यूटन हमारा ऑप्शन नंबर 2 से मैच हो रहा है। ऑप्शन नंबर 2 से आपका आंसर हो जाएगा 24 न्यूटन। तो 24 न्यूटन इज़ द नेट फोर्स एक्टिंग ऑन द बॉडी, नेट फोर्स एक्टिंग ऑन द बॉडी। तो आपके बॉडी पे जो फोर्स लग रहा है वो कितना है, 24 न्यूटन का फोर्स लग रहा है। आई होप दिस इज़ क्लियर। देन एक और क्वेश्चन करते हैं इसके बेस पे। ये भी बहुत ही शानदार क्वेश्चन जो अपनी मॉड्यूल में दिया हुआ है। तो ये बोल रहा है कि अगर कोई चीज़ ऐसे प्लेट गिर रही है ना, आपकी प्लेट खाने की थाली गिर रही है तो आपको उसको रोकना है। तो आपने इसके ऊपर कुछ बॉल फेंका है, तो बॉल फेंका है तो वो टकरा के वापस हवा में रह सकता है, लेकिन बॉल अगर टकराना बंद हो जाता है तो वो वापस आ जाएगा। तो आप कंटिन्यूसली इसको बॉल से मार रहे हो। यहाँ पर ऐसा ही सिनेरियो, एक प्लेट गिर रही है और इसको कंटिन्यूसली बुलेट्स से चला रहे हैं, तो यहाँ पर बुलेट्स कंटिन्यूसली इसको टकरा रही है। यहाँ पर कंटिन्यूसली टकराने के कारण इस बॉडी पे एक अपवर्ड फोर्स लग रही है और बुलेट का मोमेंटम चेंज हो रहा है। तो बुलेट टकरा के यू टर्न ले रही है, तो बुलेट जो मोमेंटम चेंज कर रहा है उतना ही फोर्स इसके ऊपर भी लग रहा है। इसको हम लोग न्यूटन्स थर्ड लॉ भी बोलते हैं, एक्शन रिएक्शन पेयर। तो टकराने से ये जो फोर्स इसको लग रहा है उतना ही मोमेंटम चेंज इस बॉडी पे जो आ रहा है, बुलेट पे आ रहा है, उतना ही फोर्स इसको भी मिल रहा है। तो इसको बैलेंस कर रहा है। तो ये हवा में रुका हुआ है, ये हवा में रुका हुआ है। तो ये ऐसे है प्लेट, तो इसका खुद का वेट mg नीचे लग रहा है
और बुलेट्स के चेंज के कारण, बुलेट्स के यू टर्न लेने के कारण जो फोर्स है, रिएक्शन फोर्स है इसके ऊपर आ रही है, वो ऊपर लग रही है। तो ये फोर्स कितना है, डेल्टा P/T ऑफ बुलेट्स, डेल्टा P/T ऑफ बुलेट्स, मोमेंटम बदलने का रेट ऑफ बुलेट्स, बुलेट टकरा के यू टर्न ले रही है जिसके कारण इसके ऊपर एक अपवर्ड थ्रस्ट मिल रही है, अपवर्ड फोर्स मिल रही है। तो अगर ये हवा में रुका हुआ प्लेट तो इसको कंटिन्यूसली बुलेट मार रही है, बुलेट मार रही है। एक बुलेट से शायद काम ना चले, 50-100 बुलेट आपको कंटिन्यूसली मारनी पड़ेगी कुछ टाइम इंटरवल में। तो ये पूछ रहा है कि कितनी बुलेट्स टकरा रही है, ये भी आपको दिया हुआ है। आपको पूछ रहा है कि कितनी स्पीड से मारना चाहिए इसको, कितनी स्पीड से आपको ऊपर मारना चाहिए। तो स्पीड ऑफ बुलेट पूछा गया, स्पीड ऑफ बुलेट्स और बॉल्स पूछा गया। मास ऑफ डिस्क दिया हुआ है 1 किलोग्राम, तो यहाँ पर फोर्स हो जाएगी 1 इंटू ग्रेविटी डाउनवर्ड्स, ओके, जो 10 न्यूटन्स होती है ना। ग्रेविटी को भी 10 ले सकता हूँ, लेकिन आंसर देख के मेरे को लग रहा है 9.8 लेने से फ़ायदा होगा, बिकॉज ऑप्शन सारे 9.8, 0.98, 9.8, 98 ऐसे दिए हुए हैं। तो मैं इसको 9.8 ले लेता हूँ न्यूटन्स पे, डाउनवर्ड फोर्स हो जाएगी 9.8 न्यूटन। जी की वैल्यू मैं 9.8 ले रहा हूँ, जी की वैल्यू मैं 9.8 ले रहा हूँ। देन इसको बुलेट टकरा रही है, तो बुलेट जो है यहाँ टकरा के यू टर्न ले रही है, वी से टकराई, वी से यू टर्न ले रही है विद द सेम स्पीड बोला गया, ओके। बुलेट का मास ऑफ बुलेट जो दिया हुआ है 0.05 kg दिया हुआ है। स्पीड ऑफ बुलेट हमको नहीं पता है ना, स्पीड ऑफ बुलेट नहीं पता। कितनी बुलेट्स टकरा रही है, नंबर ऑफ बुलेट्स पर सेकेंड, दैट इज N/T दिया हुआ है 10। 10 बुलेट्स टकरा रही है 1 सेकेंड में, 10 बुलेट्स टकरा रही है 1 सेकेंड में। तो ये फोर्स जो हो जाएगा आपको यहाँ पर बैलेंस से कितना दिख रहा है, mg के बराबर ही दिखना चाहिए, बिकॉज ये रुका हुआ है। तो एक्सटर्नल फोर्स नहीं है, तो फर्स्ट लॉ से बोल रहा है कि नेट फोर्स 0 है, नेट फोर्स 0 है तो फोर्स बैलेंस हो गया। तो mg मस्ट बी इक्वल टू f, है ना। तो ये 9.8 न्यूटन इज़ बेसिकली मोमेंटम चेंज। तो यहाँ पर मोमेंटम चेंज किससे लिखोगे, 2mv, बिकॉज टकरा के यू टर्न ले रहा है और एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट 0 डिग्री से, मतलब ऐसे टकरा रहा है, ऐसे यू टर्न ले रहा है। तो यहाँ पर अलॉन्ग द सरफेस, परपेंडिकुलर सरफेस टकरा है, मतलब एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन 0 डिग्री से। तो यहाँ पर 2mv cos थीटा, 2mv इंटू 1 हो जाएगा बाई इंटू नंबर ऑफ बुलेट्स इंटू n हो जाएगा। तो ये टोटल फोर्स, सॉरी ये मोमेंटम चेंज हुआ 2mv। फोर्स लिखना होता है इसका क्या लिखेंगे, ये फोर्स लिख सकते हो डेल्टा p इंटू नंबर ऑफ बुलेट्स पर सेकेंड, बिकॉज डेल्टा P/T है तो N/T आ जाएगा। तो T डेल्टा P/T एक बुलेट का इंटू नंबर ऑफ बुलेट्स, तो ये आपका टोटल फोर्स आ जाएगा। तो यहाँ पर मोमेंटम चेंज लिखूँ तो 2m मास ऑफ बुलेट्स इंटू वेलोसिटी ऑफ बुलेट इंटू नंबर ऑफ बुलेट्स पर सेकेंड इंटू नंबर ऑफ बुलेट्स पर सेकेंड, ओके। तो 9.8 इंटू 2 इंटू मास ऑफ बुलेट्स कितना दिया है, 0.05 इंटू वेलोसिटी ऑफ बुलेट इंटू 10, ओके। तो ये आपको दिया हुआ है। 10 मल्टीप्लाई करने से 0.5 हो गया, 0.5 इंटू 1 हो जाएगा, 0.5 इंटू 1 हो जाएगा। तो 9.8 इज इक्वल टू 10 की वजह से डॉट अंदर मुँह कर गया, 2 इंटू 0.5 बचा हुआ आपको v। तो v की वैल्यू एग्जैक्टली 9.8 मीटर पर सेकेंड आ जाएगी, 9.8 मीटर पर सेकेंड आ जाएगी। सो बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, जिसमें हमको एक डिस्क को हवा में बैलेंस रखना है, गिरने नहीं देना है। तो आप कंटिन्यूसली इसको फोर्स दे रहे हो, अपवर्ड फोर्स दे रहे हो बाई स्ट्राइकिंग इट विद बुलेट्स, स्ट्राइकिंग विद बुलेट्स। तो ये आपका वेलोसिटी आ जाएगा 9.8, जो कि ऑप्शन नंबर 3 से मैच हो रहा है। सो इसका आंसर हो जाएगा 9.8 मीटर पर सेकेंड, नोट कर लीजिए। देन विल गो टू द नेक्स्ट वेरिएशंस, ओके। और कुछ क्वेश्चंस है कि नहीं देख लेते। हम लोग पहले न्यूटन्स थर्ड लॉ पढ़ेंगे, थर्ड लॉ क्या है, कैसे यूज़ होता है, इसका क्या इंपॉर्टेंस है, थोड़ा सा देखेंगे। देन विल गो फॉर सम अदर टॉपिक्स, ओके। सो न्यूटन्स थर्ड लॉ, सो न्यूटन्स थर्ड लॉ क्या बताता है। न्यूटन्स थर्ड लॉ बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक जो बचपन से सुनते आ रहे हैं, है ना, कि भाई जैसे कर्म वैसे फल, जैसे कर्म वैसे फल। इसको बहुत ही अच्छे डिटेल में भी पढ़ेंगे अभी। तो न्यूटन्स थर्ड लॉ बताता है कि एवरी एक्शन हैज़ इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। ये आपने बचपन से सुना हुआ है। इसको थोड़ा और सोफिस्टिकेटेड और अच्छे से हम लोग एक लेमैन टर्म्स की जगह कोई अच्छे टर्म्स में डिफाइन करेंगे। लेमैन टर्म्स मतलब कॉमन मैन के शब्दों में एवरी एक्शन हैज़ इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन, ये भी सही डेफिनेशन है, कोई गलत नहीं है इसमें। थोड़ा अच्छा सोफिस्टिकेटेड डेफिनेशन देना हो तो सिस्टम, अगर कोई सिस्टम चूज़ कर ले, सिस्टम क्या होता है जिसमें जो भी बॉडीज है वो हमारा एरिया ऑफ इंटरेस्ट होती है, तो वो एक आइसोलेटेड सिस्टम लिया गया। आइसोलेटेड सिस्टम का मतलब क्या है, वो सिर्फ बॉडी से, इसके बाहर कुछ भी इंटरेक्शन किसी के साथ नहीं है। तो वो जो भी बॉडीज हमने चूज़ की है
इनका अगर नेट फोर्स 0 है, सिस्टम का नेट फोर्स ऑलवेज, आइसोलेटेड सिस्टम का नेट फोर्स 0 होती है। तो अगर मैं 2 बॉडीज ही ले रहा हूँ सिस्टम में, तो दोनों एक दूसरे पे फोर्स लगा सकती है, बट दोनों एक दूसरे पे इक्वल फोर्स लगाएगी, ऑपोजिट डायरेक्शन में लगाएगी, और नेट फोर्स दोनों का मिलके 0 होगा। तो न्यूटन्स थर्ड लॉ एक्चुअली ये बोल रहा है कि अगर एक सिस्टम चूज़ किया जाए, उसमें जितने भी ऑब्जेक्ट्स लिया जाए, इन सब का नेट फोर्स 0 होता है, इन सब का नेट फोर्स मिला के 0 होता है ना। तो इसके प्रैक्टिकल एप्लीकेशन पहले समझते हैं। तो हम लोग जब रॉकेट प्रोपल्शन करते हैं, रॉकेट ऊपर जाता है तो क्या होता है, गैस को नीचे धक्का देता है, तो जिसके रिएक्शन से ऊपर जाता है, तो ये एक्शन रिएक्शन फोर्सेस होती है, एक्शन रिएक्शन फोर्सेस होती है। सो ये टर्म एक्शन रिएक्शन एक नया टर्म है ना। तो एक्शन रिएक्शन हमारी मर्जी से हम डिफाइन कर सकते हैं, किसी को भी एक्शन बोल सकते हो, रिएक्शन बोल सकते हो। तो एक्शन फोर्स और रिएक्शन फोर्स दो अलग अलग बॉडीज़ पे एक्ट करती है। जैसे गैस को हम नीचे फेंकना एक एक्शन बोलते हैं, तो रिएक्शन में आपका रॉकेट ऊपर जा रहा है, बट एक्चुअली किसको एक्शन बोलना चाहिए, रिएक्शन बोलना चाहिए, वो अपनी मर्जी है ना। जिसको हम लोग देखना चाहते हैं उसको हम लोग रिएक्शन बोलते हैं, और जो हमने काम किया है वो हम एक्शन बोलते हैं। जैसे बोटिंग करते हो, तो बोटिंग में पानी को पीछे धक्का देते हैं, है ना, पानी को पीछे धक्का देते हैं। तो पानी को पीछे धक्का देने का मतलब क्या हुआ, पानी जब पीछे धक्का दे रहा है तो रिएक्शन फोर्स से बोट आगे जा रही है, रिएक्शन फोर्स से बोट आगे जा रही है। जैसे दौड़ते हैं तो भी वही हो रहा है, एक्चुअली आप ग्राउंड को पीछे धक्का दे रहे हो, उसका रिएक्शन से आप आगे दौड़ रहे हो, इसके रिएक्शन से आप आगे दौड़ रहे हो या चल रहे हो बेसिकली। सो ये एक्शन रिएक्शन फोर्स ऑलवेज एग्जिस्ट करती है। तो ये क्या होता है, एक्शन रिएक्शन फोर्स का नेट सम क्या होता है, 0। नेट सम ऑफ एक्शन रिएक्शन पेयर इज 0। तो ये आइसोलेटेड सिस्टम के लिए नेट फोर्स 0 होता है, ऐसा प्रॉपर डेफिनेशन हम लोग डिफाइन कर रहे हैं। नेट फोर्स ऑफ एन आइसोलेटेड सिस्टम इज ऑलवेज 0। तो अगर मैं 2 बॉडीज़ की सिस्टम ले रहा हूँ, सिर्फ 2 बॉडीज़ की, ये आपका आइसोलेटेड सिस्टम है। इसमें 2 ही बॉडीज़ ली मैंने, 2 ही बॉडीज़ ली हुई है। अगर 2 ही बॉडीज़ ली हुई है इसमें अंदर, तो इसको मैं बॉडी 1 बोल दूँ, इसको बॉडी 2 बोल देते। ये इस पर फोर्स ऐसे लगा रहा है, इसके ऊपर फोर्स ऐसे अट्रैक्शन फोर्स हो रही मान लगते हैं, ये एक्शन रिएक्शन फोर्स है। तो F12 को डिफाइन किया गया फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2। टर्मिनोलॉजी समझिए, पहला नंबर बताता है जिस बॉडी पे फोर्स लग रही है, दूसरा नंबर बताता है किसके कारण लग रही है। ये टर्मिनोलॉजी ध्यान रखिए। F12 तो फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2, फोर्स ऑन 1 सेल्स, इट इज़ द फोर्स एक्टिंग ऑन द बॉडी 1। नंबर 2 सेकेंड जो नंबर लिखा जाता है या सेकेंड टर्म लिखा जाता है FAB या F12, तो सेकेंड जो टर्म है 2 लिखा गया है, वो बॉडी उसके ऊपर फोर्स लगा रही है। अगर मैं फोर्स AB बोलूँ तो फोर्स ऑन A है ड्यू टू B, समझे, फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2, एंड F21 जो है फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1 है। तो यहाँ पर बोल रहा है कि F नेट मतलब F12 प्लस F21 मिला के 0 होना चाहिए। आइसोलेटेड सिस्टम के लिए नेट फोर्स ऑलवेज 0 होती है, ये बताता है न्यूटन्स थर्ड लॉ। तो अगर ये दोनों का सम 0 है तो आप देख सकते हो F12 मस्ट बी इक्वल टू माइनस ऑफ F21। माइनस बताता है कि डायरेक्शन ऑपोजिट है, और इक्वल बताता है कि मैग्नीट्यूड इक्वल है, इसीलिए तो नेट फोर्स 0 है। तो इस F12 और F21 को बोलते हैं एक्शन रिएक्शन पेयर। तो एक्शन रिएक्शन पेयर क्या होती है, वो फोर्स होती है जो इक्वल मैग्नीट्यूड में होती है, डायरेक्शन ऑपोजिट होता है, और ये एक्ट करती है अलोंग द लाइन जॉइनिंग 2 बॉडीज। मतलब ये 1 2 जो है ऐसे है, तो इन दोनों को ज्वाइन करती हुई लाइन पे होनी चाहिए, इन दोनों को ज्वाइन करती हुई लाइन पे होनी चाहिए। अगर मैं बोल दूँ यहाँ पर 10 न्यूटन है बॉडी ए पे, यहाँ पर 10 न्यूटन है बॉडी बी पे, ये दोनों का नेट फोर्स कितना है, 0 है। क्या दोनों इक्वल फोर्सेस है, हाँ। दोनों का डायरेक्शन ऑपोजिट है, हाँ। क्या ये न्यूटन्स थर्ड लॉ की फोर्सेस है, क्या एक्शन रिएक्शन पेयर है, देन आंसर इज ना। क्यों ऐसा, बिकॉज इन दोनों को ज्वाइन करती हुई लाइन जो है, इन दोनों को ज्वाइन करती हुई लाइन जो है वो ए वाली है। तो क्या इस लाइन पे फोर्स है, इस येलो कलर वाली लाइन पे फोर्स है क्या, नहीं है। ये फोर्स जो है
ऑपोजिट है, इक्वल मैग्नीट्यूड है, डायरेक्शन भी ऑपोजिट है, नेट फोर्स भी जीरो दिख रहा है, बट ये एक्शन रिएक्शन पेयर नहीं है, ये एक्शन रिएक्शन पेयर नहीं है। अगर फोर्सेस ऐसे होती 10 न्यूटन और ये भी 10 न्यूटन, तो ये एक्शन रिएक्शन पेयर होती। तो इन दोनों को ज्वाइन करती हुई लाइन पे होनी चाहिए, ये भी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। तो नेट फोर्स जीरो होना, इक्वल मैग्नीट्यूड, ऑपोजिट डायरेक्शन, डिफरेंट बॉडीज़ पे लगना, ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगर एक ही बॉडी पे फोर्स, एक्शन भी लग रहा है, रिएक्शन भी लग रहा है, तो बॉडी चलेगा कैसे, है ना। बहुत बच्चे सोचते हैं कि भाई मेरे पे एक्शन आ रहा है, मेरे पे रिएक्शन आ रहा है, तो मैं चलूँगा कैसे, ऐसे तो कभी चल ही नहीं सकता कोई बॉडी, है ना। तो एक्शन रिएक्शन पेयर एक्ट्स ऑन टू डिफरेंट बॉडीज़ पे एक्ट करता है। क्या इम्पैक्ट भी सबका सेम होता है? क्या दोनों पे फोर्स सेम है तो दोनों का इम्पैक्ट भी सेम होता है क्या? नहीं, फोर्स अलग चीज़ है, इम्पैक्ट अलग चीज़ है। इम्पैक्ट डिपेंड अपॉन मास, है ना। जैसे एक बहुत बड़ा बॉडी छोटे बॉडी से टकराता है, जैसे बैट से बॉल को मारा तो बॉल तो बहुत फास्टली मूव कर गया, लेकिन बैट उतना फास्टली रिकॉइल नहीं करता या इतना उसका वाइब्रेशन नहीं आता। फोर्स सेम है बट बैट का मास ज़्यादा है, बॉल का मास कम है, तो मोमेंटम चेंज जो आएगा वो रेट सेम आएगा, शायद फोर्स सेम है बट वेलोसिटी जो आएगी वो तो डिपेंड करती मास पे, है ना। तो आपका एक्सेलरेशन जो आएगा F=m/m है, दोनों पे फोर्स सेम है, बट जिसका मास कम है उसका एक्सेलरेशन ज़्यादा आएगा और जिसका मास ज़्यादा है उसका एक्सेलरेशन कम आएगा। जैसे हम सोचते हैं कि बॉल को दीवार पे मारा तो दीवार ने भी बॉल पे उतना ही फोर्स लगाया जितना बॉल ने दीवार पे लगाया। तो बहुत बच्चे सोचते हैं कि अगर इतना ही फोर्स आएगा तो दीवार क्यों नहीं चली। अरे लॉजिक है बेटा, मास दीवार का बहुत बड़ा है तो उसका एक्सेलरेशन टेंडिंग टू जीरो है, और बॉल का मास बहुत कम है तो उसका एक्सेलरेशन है, तो वो रिबाउंड करेगा। सो याद रखना, इम्पैक्ट सेम हो ऐसा ज़रूरी नहीं है। जैसे बहुत सारा गैस नीचे फेंकते हैं तो आपका रॉकेट थोड़ा थोड़ा ऊपर जाता है ना, बिकॉज रॉकेट का मास बहुत ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू अमाउंट ऑफ मास थ्रोन आउट, है ना। सो इम्पैक्ट सेम हो ऐसा कोई रूल नहीं है। इम्पैक्ट सेम होना इम्पैक्ट डिपेंड करता है मास पे। जिसका मास ज़्यादा है उसका इम्पैक्ट कम होगा और जिसका मास कम है उसका इम्पैक्ट ज़्यादा होगा। जिससे बहुत बड़ी ट्रक और छोटी सी कार फास्टली आती है, दोनों जो टकराती है दोनों ने एक दूसरे पे सेम फोर्स लगाई है, बट छोटी कार चूर चूर हो जाएगी और बड़ा ट्रक थोड़ा सा डैमेज होगा। तो आप समझ सकते हो इम्पैक्ट सेम होना ज़रूरी नहीं है। नेट फोर्स जीरो डज नॉट इम्प्लाई इम्पैक्ट इज़ ऑल्सो सेम। ओके, इम्पैक्ट डिपेंड्स अपॉन द मास। अब इसको एक और इंटरेस्टिंग पॉइंट देते हैं इसके अंदर। अगर मैं 3 बॉडीज़ को सिस्टम में ले रहा हूँ, 3 बॉडीज़ को सिस्टम में ले रहे, ओके, बॉडी ए, बॉडी बी, बॉडी सी, ओके। तो मैं यहाँ पर ए और बी का फोर्स, ये आपका फोर्स है FAB, ये FBA, ऐसे बी और सी के बीच में फोर्स ऐसे है FCB, FBC, ओके। ऐसे ही ए और सी के बीच में फोर्स FCA, ये वाली है FAC। तो अब ये फोर्सेस, ये आइसोलेटेड सिस्टम है, तो इन सब का फोर्स का सम क्या हो जाना चाहिए? 0 हो जाना चाहिए। तो मैं लिखूँ FCA प्लस FAC प्लस FBC प्लस FCB प्लस FAB प्लस FBA, इन सब का वेक्टर सम 0 होना चाहिए। तो क्या इन सब का वेक्टर सम 0 होने के लिए मैं 5 फोर्स को 1 न्यूटन मान लूँ और लास्ट वाली फोर्स को -5 मान लूँ तो भी 0 हो सकता है? बट ऐसा नहीं है। जो कलर्स में लिखा गया अलग अलग कलर्स पे, उन दोनों का सम भी 0 होना ज़रूरी है। इनको बोलते हैं एक्शन रिएक्शन पेयर। तो FCA और FAC एक एक्शन रिएक्शन पेयर है, इन दोनों का सम 0 है। FCB और BC ये भी एक एक्शन रिएक्शन पेयर है, इनका सम भी 0 है। और FAB और FBA ये भी एक एक्शन रिएक्शन पेयर है, इनका भी सम 0 होना चाहिए। तो याद रखना, ऑलवेज एक्शन रिएक्शन पेयर एग्जिस्ट करेगा, मतलब 2 फोर्सेस मिला के, 2 बॉडीज़ का इंटरेक्टिंग फोर्सेस मिला के 0 होगा, है ना। भले ही 6 फोर्स का सम 0 करने के लिए अलग अलग मेथड्स हो सकती है, बट यहाँ पर 2 का पेयर भी 0 होना चाहिए। उनको बोलते हैं एक्शन रिएक्शन पेयर। तो कुछ इंपॉर्टेंट फीचर्स अबाउट एक्शन रिएक्शन पेयर हम लोग नोट करेंगे।
तो फर्स्ट फीचर, एक्शन रिएक्शन पेयर अकर्स साइमल्टेनियसली, मतलब सेम टाइम पे होता है। ऐसे नहीं कि आपने दीवार को जोर से मुक्का मारा तो दीवार से जो इम्पैक्ट आएगा आपकी उंगलियों पे वो 2 दिन के बाद आएगा क्या? नहीं ना, तुरंत आता है। तो एक्शन और रिएक्शन सेम टाइम पे एक्ट करती है, 2 अलग बॉडीज पे एक्ट करती है। एक्शन रिएक्शन सेम टाइम पे एक्ट करती है, 2 अलग बॉडीज पे एक्ट करती है। देन एक्शन रिएक्शन फोर्स का मैग्नीट्यूड इक्वल होता है और डायरेक्शन ऑपोजिट होता है। देन थर्ड इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये दोनों एक्शन रिएक्शन फोर्स शुड लाई और शुड एक्ट along the line joining two bodies, along the line joining two bodies, इन दोनों बॉडीज़ को ज्वाइन करती हुई कॉमन लाइन पे आपका फोर्स एक्शन रिएक्शन फोर्स होगा। यही चीज़ें यहाँ पर लिखी हुई है, आप एक बार पॉज करके इसको लिख लीजिए। दैट इज़ फर्स्ट पॉइंट हमने लिखा था, इक्वल मैग्नीट्यूड ऑपोजिट डायरेक्शन, एक्ट्स ऑन 2 डिफरेंट बॉडीज साइमल्टेनियसली, सेम टाइम पे, साइमल्टेनियस मतलब सेम टाइम पे। देन एक्ट्स along the line joining the bodies, along the line joining the bodies। तो ये 3-4 इंपॉर्टेंट फीचर्स है जो आपको पता करेंगे कि भाई एक्शन रिएक्शन पेयर है कि नहीं। कभी कभी डायग्राम दे देंगे, पूछेंगे भाई ये एक्शन रिएक्शन पेयर है कि नहीं है, तो अगर एक ही बॉडी पे दिख रहा है तो नहीं है, 2 अलग बॉडीज़ पे दिख रहा है और मैग्नीट्यूड इक्वल नहीं है तो नहीं है, मैग्नीट्यूड इक्वल 2 अलग बॉडीज़ पे है, ऑपोजिट डायरेक्शन में है, नेट फोर्स 0 दिख रहा है, फिर भी सेम लाइन पे नहीं है, इन दोनों को ज्वाइन करती हुई लाइन पे नहीं है, तो भी वो एक्शन रिएक्शन पेयर नहीं होगा। तो इन चीज़ों को आप बहुत प्रिसाइजली याद रखिए कि एक्शन रिएक्शन पेयर में एक्ट करता है, 2 अलग बॉडीज़ पे होना चाहिए, सेम लाइन पे होना चाहिए, दोनों का कॉन्टैक्ट लाइन जो कॉमन लाइन होती है उस लाइन पे ही एक्शन रिएक्शन पेयर एग्जिस्ट करेगा। तो इसके बेस पे एक छोटा सा क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। गन जो है, जब बुलेट चलाते हैं, है ना, अभी आजकल राइफल ओलंपियाड्स वगैरह चल रहा है, तो बुलेट जब चलाते हैं तो एक छोटा सा झटका लगता है पीछे की तरफ, उसको बोलते हैं रिकॉइल वेलोसिटी। तो बुलेट तो बहुत तेज़ी से आगे चली जाती है। तो गन प्लस बुलेट सिस्टम जो है, गन प्लस बुलेट सिस्टम आपका इनिशियली कैसे है, रेस्ट पे होता है ना, क्वेश्चन में मेंशन नहीं होता है ना। इनिशियली टेबल पे गन रखी हुई है तो इसका मोमेंटम कितना है, 0 है ना। तो अगर ये रेस्ट पे है तो इस पे नेट फोर्स कितनी है, 0 है। तो इस प्रॉपर्टी को हम लोग आगे जाके बोलते हैं मोमेंटम कंजर्वेशन। मोमेंटम कंजर्वेशन हम लोग सेंटर ऑफ मास पे ज़्यादा अच्छे से डील करेंगे। यहाँ पर एक बेसिक क्वेश्चन ले रहे हैं हम लोग, है ना। तो यहाँ पर एज एफ नेट इज़ 0, P इनिशियल इक्वल टू P फाइनल, है ना, बिकॉज P डेल्टा P इज 0, एफ नेट 0 तो डेल्टा P बाई T 0 है, मतलब डेल्टा P 0 है। ओके, इस प्रॉपर्टी को बोलते हैं, इसका डेल्टा P 0 मतलब P फाइनल माइनस P इनिशियल 0, दैट इम्प्लाइज मोमेंटम इज कंजर्व्ड। इसको बोलते हैं कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम बोलते हैं, इसको बोलते हैं कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। सो इस प्रॉपर्टी में हम लोग देखना चाहते हैं, अगर गन का मास या बुलेट का मास कुछ दे दिया हो तो बुलेट कितनी स्पीड से चल रही है, तो उसके रिएक्शन से गन कितना रिकॉइल करेगी। रिकॉइल का मतलब कितना झटका देगी पीछे की तरफ, कितनी वेलोसिटी से पीछे की तरफ मूव करने की कोशिश करेगी। वो अलग बात है, हमके कंधे पे रखा हुआ है तो आपको झटका फील होगा, लेकिन आपका कंधे का जो फोर्स है उसको रोक लेगा, वरना गन ऐसे पीछे जाना चाहती है तो कितना पीछे जाना चाहेगी। ओके, मास ऑफ गन में ले लेता हूँ क्वेश्चन के लिए 1 kg 2 kg। ओके, वेलोसिटी ऑफ गन पूछी गई है, रिकॉइल वेलोसिटी ऑफ गन पूछी गई है, रिकॉइल वेलोसिटी ऑफ गन आपको क्वेश्चन मार्क है। मास ऑफ बुलेट दे दिया है 20 ग्राम्स। ओके, वेलोसिटी ऑफ बुलेट 200 मीटर पर सेकेंड, 200 मीटर पर सेकेंड से चलिए, बहुत अच्छी खासी स्पीड होती है 200 मीटर पर सेकेंड। ओके, तो चलाते थोड़ा धूम, बहुत स्पीड से जा रही है, तो उसका रिएक्शन आपके बॉडी पे ऐसे आएगा। तो रिएक्शन फोर्स कितना होगा, आपको रिकॉइल वेलोसिटी कितनी है पूछी गई है। तो P फाइनल माइनस P इनिशियल लिखने के लिए आप लिखोगे P इनिशियल आपका 0 है, बिकॉज गन जब रखी हुई है टेबल पे तो वो तो रेस्ट पे है ना, तो इनिशियल मोमेंटम 0 है, तो फाइनल मोमेंटम भी 0 होना चाहिए, फाइनल मोमेंटम भी 0 होना चाहिए। तो ये आपका गन है ना, अभी बुलेट ऐसे जा रहा है तो गन ऐसे रिकॉइल करेगा, ये हमको फील आती है ना। तो जब फाइनल मोमेंटम लिखोगे तो ऑब्वियसली एक नेगेटिव आंसर में नेगेटिव आने का मतलब ऑपोजिट में जा रहा है बताएगा, है ना। तो 0 इज इक्वल टू मास ऑफ गन इंटू वेलोसिटी ऑफ गन
प्लस मास ऑफ बुलेट इंटू वेलोसिटी ऑफ बुलेट। ओके, तो ऑब्वियसली नेगेटिव आ जाएगा उधर जाके। तो मास ऑफ गन आपको दिया हुआ है, वेलोसिटी ऑफ गन निकालना है। मास ऑफ गन कितना दिया हुआ, 2 किलो। 2 इंटू वेलोसिटी ऑफ गन इज इक्वल टू माइनस ऑफ मास ऑफ बुलेट 20 ग्राम्स। 20/1000 लिखना पड़ेगा किलोग्राम में कन्वर्ट करने के लिए। और वेलोसिटी कितनी दी है बुलेट की, 200। ओके, सो आप यहाँ से देख सकते हो 3 जीरो चले जाएंगे, ये 4/2 आ जाएगा। तो वेलोसिटी ऑफ गन इज 2 मीटर पर सेकेंड। और स्पीड ऑफ गन, रिकॉइल स्पीड, मैंने नेगेटिव साइन हटा दिया आंसर में से, बताता है रिकॉइल स्पीड नेगेटिव बताता है, बेसिकली ऑपोजिट में जाएगा। बुलेट इधर गई तो गन इधर जाएगा, अगर बुलेट आपकी तरफ आती तो गन बोर्ड की तरफ जाती। दैट इज द आइडिया, है ना। माइनस साइन ओनली सिग्निफाइज दैट इज इन ऑपोजिट डायरेक्शन, दैट इज द गन रिकॉइल्स इन द ऑपोजिट डायरेक्शन। तो ये एक्शन रिएक्शन फोर्स का एक एग्जाम्पल है। तो बुलेट पे हमने एक एक्शन फोर्स दिया, उसका रिएक्शन गन पे आया, है ना। बट दोनों का इम्पैक्ट सेम नहीं है। बुलेट देखो बहुत तेज़ी से जा रही है बिकॉज उसका मास कम है, बट गन का स्पीड बहुत कम है बिकॉज उसका मास बहुत बड़ा है। तो इम्पैक्ट सेम नहीं आता, मैंने पहले ही बताया था। इम्पैक्ट डिपेंड्स अपॉन मास। स्मॉलर मास विल हैव बिगर इम्पैक्ट्स एंड बिगर मास विल हैव स्मॉलर इम्पैक्ट्स। ओके, सो यहाँ तक हम लोग यहाँ पर वाइंड अप करते। अगले क्लास में हम लोग आपको फ्री बॉडी डायग्राम, कुछ टाइप्स ऑफ फोर्सेस लाइक स्ट्रिंग फोर्स क्या होती है, नॉर्मल रिएक्शन क्या होता है, उनके बारे में डिस्कस करेंगे। फ्री बॉडी डायग्राम्स डिस्कस करेंगे और कुछ इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस स्टार्ट करेंगे। आई होप यू एंजॉय दिस सेशन। हैव अ ग्रेट डे। बाय बाय।